नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते ही हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ मेटल फोकस से चिराग शेठ होंगे और साथ ही हमारे साथ जीरे पर बात करने के लिए सजन अग्रवाल होंगे दर्शन एग्रो से। जीरे में जो रिकॉर्ड तेजी चल रही है उस पर अपडेट जानेंगे कि मंडियों में क्या हालचाल चल रहा है। और साथ ही क्रूड ऑयल मार्केट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, पुलकित अग्रवाल होंगे S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड से। उनसे जानेंगे कि क्या आउटलुक है S&P ग्लोबल का क्रूड ऑयल मार्केट को लेकर। लेकिन चलिए सबसे पहले टॉप 10 खबरें आपको बता देते हैं। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद यहां पर आज रिकवरी की कोशिश हो रही है। जिस तरह से राजनीतिक संकट रूस में वीकेंड पे देखने को मिला था, हालांकि वो स्थिति अब ठंडी पड़ गई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड में हल्की तेजी है, लेकिन चांदी जबरदस्त तेजी के मूड में दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो दायरे में है। पिछले हफ्ते 4% तक दाम गिर गए थे, आज $74 के आसपास है। हल्की तेजी दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में। नेचुरल गैस यूएस में कम उत्पादन से यहां पर सपोर्ट है। MCX पर नेचुरल गैस का भाव 230 रुपए के आसपास है। 4% से ज्यादा की तेजी आज यहां पर दिख रही है। कॉपर की बात करें तो यहां पर भी आज हल्की तेजी है, 720 रुपए के ऊपर। एग्री मार्केट में जीरा जबरदस्त रफ्तार के मूड में है। हफ्ते भर में 13% की तेजी आ चुकी है, महीने भर में 31% तक दाम बढ़ चुके हैं और अब भाव 58,200 रुपए के ऊपर भी आज इंट्राडे में निकल चुका है। धनिया की बात करें तो यहां पर हल्की तेजी है। एक्सपोर्ट मांग से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हल्दी आज मुनाफा वसूली है, 1% तक की गिरावट। ग्वारसीड और ग्वारगम यहां पर गिरावट है, 3% के आसपास ग्वारगम में गिरावट दिख रही है और ग्वारसीड की बात करें तो यहां पर 2% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात हम गोल्ड और सिल्वर की करेंगे। रविंद्र जी, क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? आज तो रिकवरी दिख रही है, लेकिन ये चाहे जो रूस का जो फैक्टर था, जिसमें रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप की तरफ से जो विद्रोह हुआ था, वो अब ठंडा पड़ गया, लेकिन उसके बाद भी सोने चांदी को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। क्या करना चाहिए? लग रहा है आपको ये तेजी टिकेगी गोल्ड सिल्वर की? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से देखिए, रशिया का जो फैक्टर है वो टेम्पररी है और उसके चलते मुझे नहीं लगता कि कोई सस्टेनेबल अपमूव या डाउन मूव आएगा। जो मेजर फैक्टर है वो मेरे हिसाब से जो करेंसी मूव है प्लस जो सेंट्रल बैंकर्स का जो रेट हाइक का स्टांस है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मूविंग द मार्केट्स। और हमने देखा है कि पिछले वीक में सारे ही सेंट्रल बैंकर्स के साइड से एक चिंता दिखी थी टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से सारे सेंट्रल बैंकर्स ने रेट हाइक किए हैं, जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकर्स है, और उस वजह से गोल्ड में एक प्रेशर है। गोल्ड काफी टाइम से 1930 का जो लेवल है उसे होल्ड कर रहा था इंटरनेशनल में, और अभी ये 1930 के नीचे फिसल कर उसके नीचे क्लोजिंग आ गया है। तो आई थिंक 1934 1935 का जो जोन है वो अब इसमें एक रेजिस्टेंस बनेगा, और मेरे हिसाब से 1935-36 से लेके 1890 1900 का लेवल जो है वो गोल्ड में दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड में एक अपमूव कंटिन्यू रह सकता है, और हमें लगता है कि अराउंड 58,600 तक के लेवल्स दिख सकते हैं अंटिल एंड अनलेस 58,250 होल्ड करता है ऑन द डाउन साइड। लेकिन फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से ये वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आने वाले यूएस से, जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पीसी प्राइस इंडेक्स। आई थिंक वो थोड़ा सा क्रूशल होगा। अगर वो गिर के आता है दैट माइट पुश गोल्ड प्राइसेस हायर, लेकिन अगर वो बढ़ के आता है या फिर स्टेबल रहता है तो आई थिंक फिर से इन्फ्लेशन की चिंता की वजह से गोल्ड में हम फिर से एक फॉल देख सकते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विल बी इंपॉर्टेंट, डेटा स्पेसिफिक मूवमेंट होगा गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, स्पेशली इन गोल्ड। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में लास्ट वीक में हमने ऑलमोस्ट 7% से ज्यादा का फॉल देखा था, बट जैसे मैंने पिछले वीकली व्यू में भी कहा था कि ये वीकली चार्ट्स पर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है इंटरनेशनल में, अराउंड 21.90 के आसपास। तो वहां से एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन थी, और इनफैक्ट मंडे को ही स्टार्ट ऑफ द वीक में हमने ऑलमोस्ट 1.5% का अपमूव देखा है खुलते ही। तो मेरे हिसाब से एक चाइना फैक्टर भी है, चाइना से स्टिमुलस निकलने की उम्मीद से इवन बेस मेटल्स में हमने एक कॉपर में एक अच्छी ओपनिंग देखी आज के सेशन में, तो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर दैट इज सपोर्टिंग सिल्वर प्राइसेस। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में एक बाउंस बैक लगता है विच कैन एक्सटेंड टू
71,000 71,500, लेकिन अभी एकदम बुलिश सेंटिमेंट्स एज ऑफ नहीं है, बट यस एक बाउंस बैक प्ले आ सकता है और सिल्वर में यहाँ से और 1,000 1,500 पॉइंट का अपमूव दिख सकता है। बट ओवरऑल सिनेरियो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा ट्रिकी है, तो लेवल्स ब्रेक करने का वेट करना चाहिए या फिर कोई ट्रिगर आता है फ्रॉम डेटा पॉइंटर्स, उसके लिए वेट करना चाहिए। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर पॉजिटिव। इंट्राडे के लिए यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है वो अभी तक ट्रेंड अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमारे साथ चिराग शेठ हैं, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मेटल फोकस से। सर स्वागत है आपका। चिराग, सबसे पहले बताइए क्या लग रहा है आज जो ये तेजी दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की, आपको ये लग रहा है कि सस्टेनेबल है, या जो वीकेंड पे जिस तरह से रूस में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, बाद में हालांकि स्थिति ठीक भी हो गई, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है और ये तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है? देखिए मिथुन जी, सॉरी, देखिए विश्व मोहन, आप विश्व मोहन, आपने जो बात कही रूस की, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पिछले हफ्ते में काफी हद तक गोल्ड में एक गिरावट देखी गई थी। तो जब ऐसा होता है, जब एक बड़ी गिरावट आती है और फिर शायद कुछ न्यूज आते हैं, तो एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर मार्केट में देखने को मिलता है। तो हमारा मानना ये है कि ये जो फिलहाल जो थोड़ा बाउंस बैक आया, ये उसी को रिलेटेड बाउंस बैक है, ना कि कोई सिचुएशन कंप्लीटली चेंज होगी है। हाँ, रूस में जो सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी बहुत मैं कहूँगा वोलेटाइल है। यस, जो बगावत थी उसे कई हद तक नियंत्रण में लाया गया है, बट अभी भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। मेरा मानना है कि शायद गोल्ड इस हफ्ते थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी गोल्ड में बरकरार रह सकती है। किस साइड की वोलेटिलिटी रहेगी, तो किस साइड का ट्रेड करना चाहिए? किस तरफ आपको लग रहा है कि बायसनेस ज्यादा है, तेजी की तरफ या मंदी की तरफ? देखिए, अगर हम फंडामेंटल की बात की, और मेरी और आपकी हमारा जो लॉन्च था तभी भी बात हुई थी कि फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो जरूर एक नेगेटिव बायस बना हुआ रहेगा। हमारा मानना है कि शायद अगले 4 या 5 महीने में आपको $1,800 की तरफ गोल्ड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में शायद एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, क्योंकि ये सारे जो न्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर शायद एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म फंडामेंटल की बात करें, अगले 6 से 9 महीने की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वीकनेस जरूर गोल्ड में बरकरार रह सकती है। और चांदी को लेकर क्या लग रहा है? जिस तरह से रविंद्र जी कह रहे थे कि चाइना से यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, बेस मेटल्स में भी आज हल्की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है आपको चांदी को लेकर? देखिए, चांदी का एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो एक प्रेशियस मेटल्स भी है और बेस मेटल्स भी है। हाँ, पिछले कई दिनों में बेस मेटल्स पे उसको सपोर्ट नहीं मिला है। शायद फिलहाल जो थोड़ी बहुत बाउंस बैक हमें बेस मेटल्स में दिखाई दे रही है, वो शायद हो सकता है। बट देखिए, हमारे जो चाइनीज कलीग्स हैं उनसे भी मेरी बात होती रहती है, और उनका मानना है कि इकोनॉमिक रिकवरी अभी भी बहुत ही ज्यादा पैची है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा निकल के आ सकता है। हाँ, शायद कुछ न्यूज आ सकते हैं जिसका जरूर एक फायदा हो सकता है, बट गोल्ड की तरह चांदी में भी फिलहाल थोड़ा बहुत डाउनसाइड है। हालांकि चांदी के फंडामेंटल्स गोल्ड के कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं, क्योंकि चांदी में डिमांड जो है, अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें तो शायद बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है, स्पेशली फोटोवोल्टेइक है, फिर आपके जो चिप्स है, इन सबसे जो डिमांड निकल के आ रही है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है। हालांकि चांदी भी गोल्ड की चाल जरूर चल सकती है। शुक्रिया चिराग, आपने वक्त निकाला। आपको लग रहा है कि चांदी के फंडामेंटल ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड है और जिस तरह के नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो लग रहा है वो आगे चलकर चांदी को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड को लेकर अभी भी व्यू चिराग को लग रहा है कि आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन इनका जो नज़रिया है वो इंट्राडे के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू अपना दे रहे थे। लेकिन चलिए अनुज जी से समझते हैं, जो इंट्राडे के लिए ट्रेडर हैं उनको क्या करना चाहिए। अनुज जी, फंडामेंटल्स की तो काफ़ी बात हो गई, जो ट्रेडर्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? 69,000 के बेहद करीब चांदी है और 58,450 पे गोल्ड है, करंट भाव पर क्या करें? गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोनों ही कमोडिटी नेगेटिव क्लोज हुई थी, मगर जो डेवलपमेंट हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पे देखा, तो उससे काफ़ी हद तक थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ और हमने देखा कि आज एक मार्केट
गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो करीबन $1925 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर $22.5 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रही है। मगर दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स जो है वो भी करीबन 102.70 के आसपास चल रहा है। तो मोमेंटम अगर देखें तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ, मार्केट एक रेंज में ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर दिखा है, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि गोल्ड में करीबन 58,300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 58,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 58,900 तक। और सिल्वर में करीबन 68,500 के आसपास खरीदारी करें, 67,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 69,500 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1935 से $1940 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि एक हायर साइड में 1950 अब एक नया रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। 1950 के ऊपर सक्सेसफुली अगर प्राइस चलते हैं तो आपको एक बाउंस बैक और अच्छी तरीके से आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज हमें लगता है कि 1910 से लेकर $1940 के बीच मार्केट मूव करता हुआ रहेगा। तो मोमेंटम अभी जो है वो फिलहाल एक रेंज में है, बट जिस तरीके से रिकवरी हुई है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। सिल्वर हमें लगता है कि $23 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो $22.5 से लेकर $23 के बीच के लेवल्स मुझे लगता है कि एक रेंज में सिल्वर ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह है आपके लिए जो डे ट्रेडर हैं या एक से दो दिनों का जिनका नजरिया है उनके लिए, अनुज जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल पर। हमारे साथ S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट से पुलकित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, स्वागत है आपका। बताइए, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट रूस में हुए हैं उसका कच्चे तेल के मार्केट पर कितना असर हो सकता है और क्या लग रहा है आगे किस तरह की चाल कच्चे तेल की इस डेवलपमेंट की वजह से हो सकती है? इस वीकेंड पर हमने देखा। हेलो जी जी, आ रहा, आपकी आवाज आ रही, कहिए सर। जी 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 जी। देखिए, रूस की बात करें तो पिछले वीकेंड पर हमने देखा कि किस तरह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें रूस में देखने को मिली है। रूस दुनिया के 3 बिग 3 ऑयल सप्लायर्स में से एक है। लेकिन हालांकि जो जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वीकेंड पर आई थी वो तो अभी फिलहाल निबटती हुई नजर आ रही है। एक ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो रूस के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स अभी तो काफी स्थिर बने हुए हैं। इनके स्टेबल रहने की भी संभावना है क्योंकि कोई पॉलिटिकल तख्तापलट हमें देखने को नहीं मिला। ऑयल के फ्रंट पर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वही एडमिनिस्ट्रेशन बनी रही है। तो क्योंकि अगर ओपेक प्लस की बात की जाए तो रूस ने ओपेक प्लस में कोई बड़ा कट कमिट नहीं किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रूस से कोई बड़े चेंज की संभावना फिलहाल हमें नहीं नजर आ रही है। हालांकि एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया के जो ऑयल एनालिस्ट हैं वो कभी भी रूस से एक डोमेस्टिक रिस्क की संभावना नहीं रखते थे, जो कि इस वीकेंड पर हमने देखी है। तो निश्चित तौर पर एक रिस्क सेंटीमेंट तो बना ही रहेगा मेरे विचार में। हाँ, रिस्क सेंटीमेंट, एक जिस तरह की डेवलपमेंट हुए हैं तो डेफिनेटली आगे के लिए भी स्थिति इस तरह की चिंताजनक तो बन ही गई है। अब बात कर लेते हैं प्राइस को लेकर। S&P ग्लोबल का प्राइस आउटलुक क्या है? क्या आप लोगों ने कुछ प्राइस को डाउनवर्ड रिवाइज किया है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड को लेकर? जी फिलहाल तो नहीं। देखिए, डेटेड ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस पर अभी भी हमारे एनालिस्ट का विचार थर्ड कैलेंडर क्वार्टर में फिलहाल $86 के तकरीबन ही बना हुआ है। और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जहां क्रूड ऑयल वापस 80 के आसपास पहुंच सकता है हमारे एनालिस्ट के अनुसार। हालांकि देखा जाए तो क्रूड ऑयल मार्केट्स में, फिजिकल मार्केट्स में एक शॉर्टेज है निश्चित तौर पर, बिकॉज जो सप्लाईज हैं वो डेफिसिट में है इन द थर्ड क्वार्टर। तो इस वजह से एक बढ़ोतरी रहने की उम्मीद है क्रूड ऑयल की प्राइसेस में। ये रूस वाली जो डेवलपमेंट है, क्या आपको लग रहा है भारत और चीन अब 2 सबसे बड़े इंपोर्टर हो चुके हैं रूस के, क्या लग रहा है इससे भारत और चाइना में इंपोर्ट पर कुछ असर हो सकता है क्या आगे? जी ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि भारत और चीन रशियन क्रूड ऑयल के सबसे बड़े बायर रहे हैं रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के बाद। अगर प्लेन इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो जिस लेवल्स पर आज रशियन क्रूड बिक रहा है,
कोई भी दूसरा क्रूड रशियन क्रूड को कंपटीशन तो नहीं दे सकता अगर बायर रशियन क्रूड खरीदने को राजी हो। यहाँ ये देखना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और चीन किस हद तक रशियन क्रूड पर स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट होने को राजी हैं, जहां पर कि उनके दूसरे रिलेशंस इन दी ऑयल मार्केट्स खराब ना हो। ऑफ कोर्स एक एक रिस्क ऑफ मूव तो रहेगा जब इंडिया और चाइना के रिफाइनर्स ओवर डिपेंडेंसी को शायद थोड़ा कम करना चाहें, बिकॉज अभी हमने देखा कि किस तरह एक डोमेस्टिक रिस्क भी रशियन क्रूड के ऊपर अराइज हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक कॉशियसनेस तो रहनी चाहिए रिफाइनिंग सिस्टम में। हालांकि कोई शॉर्ट टर्म में मेजर ट्रेड फ्लोज में बदलाव आने की संभावना एटलीस्ट हमें तो नहीं लग रही है। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, चीन को लेकर किस तरह के डिमांड के सिनेरियो बन रहे हैं क्रूड ऑयल मार्केट में, क्योंकि रिफाइनरी के जो नंबर आए थे मई में वो तो काफी बेहतर दिख रहे थे। देखिए, मई के नंबर संभावित तौर पर काफी बेहतर दिख रहे थे। हालांकि आगे देखा जाए तो जो फास्ट मूविंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं चीन के लिए वो उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, चाहे रिटेल सेल्स हो, चाहे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, सारे पैरामीटर्स पर चाइना अभी फिलहाल तो काफी वीक नजर आ रहा है। मार्केट की एक वाइड एक्सपेक्टेशन ये है कि हम आने वाले दिनों में एक बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस देख सकते हैं चाइना को लेकर के, जो कि ऑयल डिमांड ग्रोथ के प्रोजेक्शंस को इंटैक्ट रख सकता है। तो फिलहाल तो चीन को लेकर के एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एंड बिकॉज चीन ग्लोबल डिमांड ग्रोथ के लिए 2023 में काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे एनालिस्ट के अनुसार ग्लोबल डिमांड ग्रोथ 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे रहने की संभावना है, जिसमें से कि 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे अकेले मेनलैंड चाइना से आती है। तो अगर चाइना अच्छा परफॉर्म नहीं करता ऑयल मार्केट्स को लेकर के तो ग्लोबल ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। शुक्रिया पुलकित, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या आउटलुक आप S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स का है। चलिए वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले अब जीरे पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, 58,000 के पार भी निकल चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए सजन अग्रवाल हैं, दर्शन एग्रो से जीरा कारोबारी हैं, ऊंझा मंडी से। सर बताइए क्यों ये तेजी थम नहीं रही, ऐसा क्या हो गया कि लगातार इतनी ज्यादा तेजी दिख रही है जीरे में? महीने भर में 31%, हफ्ते भर में 14%, एक साल में 170% और 3 साल में 320% तक की तेजी। क्या हो रहा है जीरे में सर? इसमें विश्व जी क्या हो गया है कि जीरे के अंदर जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, डिमांड के हिसाब से शॉर्ट सप्लाई बनी हुई है, और जिस एक्सपोर्ट में जैसे एक्सपोर्ट की काफी अच्छी डिमांड है, साथ में आपको बांग्लादेश ये आपको डोमेस्टिक डिमांड भी साथ में क्रिएट हो गई है। इस बोलकर जीरे के रोज नए भाव बनते जा रहे हैं। भाव पर क्या सलाह देंगे? आपको लग रहा है कि काफी रिस्की ट्रेड हो गया है, या हाजिर में अभी भी भाव इसके ऊपर है तो और तेजी की संभावना है वायदा में? जी अभी तो ये थोड़ा और अभी बढ़त बनाएगा जीरा, जैसे कि अपने टारगेट लेके चल रहे हैं कि दीपावली तक जीरा 700 रुपए किलो हो जाना चाहिए। और जिस हिसाब से फॉरेन की जो डिमांड चल रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान की डिमांड चल रही है, तो मुझे लगता है कि जीरा बहुत जल्दी एक 600 का लेवल, फिर दीपावली तक 700 का लेवल दिखाएगा, क्योंकि डिमांड में कहीं कोई कमी नहीं है, सप्लाई जरूर शॉर्ट है। और एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आज एनसीडीएक्स से हाजिर बाजार काफी ऊंचा चल रहा है। एनसीडीएक्स अभी कम से कम 30 से 35 रुपए किलो नीचा है, इसके लिए वायदा भी बढ़ेगा और हाजिर और बढ़ेगा इसके अंदर। ओके, शुक्रिया सजन जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। एक्सपोर्ट डिमांड इतनी मजबूत है, बांग्लादेश की डिमांड इतनी ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी सप्लाई हो रही है, वो दुबई के जरिए वहां पर भारत के जीरे की सप्लाई हो रही, तो डिमांड काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर उसका फायदा मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी मजबूत है। अब रविंद्र जी आप बताइए, जीरे में क्या लग रहा है? आपका टारगेट टेक्निकली क्या दिख रहा है? आपको भी लग रहा है 60,000 के ऊपर जीरा जल जा सकता है जैसा सजन अग्रवाल कह रहे थे? मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि इसमें एक वन साइड रैली आई है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें अभी कॉशन बरतना चाहिए। मेरे हिसाब से 59,780 एक बार लगता है कि पॉसिबिलिटी है, बट जो वे से जीरा कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अगर करेक्शन आएगा तो बहुत शार्प करेक्शन आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं करेक्टिव मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अपसाइड जो है वो 59,780 तक लग रहा है यहाँ से।
और इसमें अभी जो सपोर्ट बन रहा है वो करीब 55,650 का है। अगर वो ब्रीच कर जाता है तो फिर वी माइट सी अ करेक्टिव मूव, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन करना चाहिए। और अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले या फिर ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस को। बट एज पर द चार्ट इंडिकेशंस मुझे लगता है 59,780 इज वेरी मच पॉसिबल। अनुज जी, आपकी सलाह क्या होगी? जीरे के जो कारोबारी हैं उनके लिए क्या लग रहा है, किस तरह के भाव दिखेंगे और कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, कहां पर एंट्री करें, कहां पर बेचें? देखिए विश्वमोहन जी, कंटिन्यूसली पैटर्न इसमें पॉजिटिव रहा है, क्योंकि 50,000 का जो एक रेजिस्टेंस था वो जब उसने ब्रेक किया है और उसके बाद हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम देखी है। दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से मॉनसून एक काफी स्पीड से बढ़ रहा है, तो जो सप्लाई साइड है वो थोड़ी सी यहाँ पे वीक होती हुई दिखाई दी है। उसकी वजह से हमने देखा है कि भावों में एक अच्छी बढ़त बनते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट 58,000 के ऊपर अब भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम रहेगा। हमने लास्ट टाइम 53,000 का टारगेट दिया था, वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 60,000 के आसपास तक हिट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर प्राइस नीचे 57,500 57,000 तक मिलते हैं, मीन्स 1000 से 500 रुपये अगर गिरावट होती है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 55,800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट हमें लगता है 59,000 से लेकर 60,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी ये हल्दी और धनिया को लेकर अनुज जी क्या लग रहा है? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल था हल्दी और धनिया को लेकर। देखिए हल्दी और धनिया दोनों में ही ट्रेंड पॉजिटिव रहा है और दोनों में ही हमने अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि मूवमेंट थोड़ा सा जीरे के मुकाबले कम है, मगर जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी आई है मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हम हल्दी की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर में 9,800 से लेकर 10,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम कोरिएंडर की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई दिए। तो धनिया के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चलें। 6,250 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट हमें लगता है 6,700 से लेकर 7,000 तक का आने वाले मिड टर्म में टारगेट देखने को मिल सकता है। तो तीनों ही मसालों के अंदर खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ग्वारसीड ग्वारगम 3% नीचे है मानसून की खबर पर, क्या करें? देखिए ग्वारसीड ग्वारगम में जो डिप आया है, मुझे लगता है कि अभी और गिरावट आ सकती है। जिस तरह के मानसून आगे बढ़ा है तो अभी और थोड़ी सी गिरावट की आशंका है। मुझे लगता है कि नीचे में ग्वारसीड 5,200 से लेकर 5,100 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मानसून का पूरा इंपैक्ट आया है और जिसकी वजह से हमने सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई देखी है। मुझे लगता है कि आगे अच्छी मानसून की वजह से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो भावों में उसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक्चुअल पिक्चर मानसून के बाद क्लियर होगी, मगर उसके एक्सपेक्टेशन में हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी, जो कि अभी कुछ और एक्सटेंड हो सकती है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल में क्या कोई टॉपिक है क्या रविंद्र जी? छोटा जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है कि जिंक मेरा प्रिफर्ड बेट होगा, क्योंकि जिंक में वीकली चार्ट पे एक बुलिश एंगल्फिंग है काफी टाइम से। इनफैक्ट लास्ट 1-2 वीक से ये फॉर्मेशन है, बट उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव है। लेकिन मुझे लगता है जब तक कि 204 होल्ड है, आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर में 235-240 तक के लेवल्स हम जिंक में शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ओके, रविंद्र जी क्रूड पे आपकी कॉल क्या थी? छोटा जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। क्रूड में मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है यहाँ से 100-150 का एक अप मूव दिख सकता है। थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो रशिया को लेकर है, आई थिंक दैट माइट सपोर्ट। ओवरऑल मुझे लगता है 67 से लेकर 74 का रेंज रहेगा WTI क्रूड। आपका अनुज जी, आपका आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। लेकिन फटाफट से आपको मानसून का अपडेट दे दे कि इस 1 जून से 25 जून तक सामान्य से देश भर में 28% कम बारिश हुई है। और सबसे कम बारिश वाले जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र, जहां पर सामान्य से 76% कम बारिश हुई है। इसके अलावा बिहार में भी इतनी ही कम बारिश हुई है सामान्य से। झारखंड में भी काफी कम, 70% कम बारिश। यूपी में भी सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। और भी कई सारे ऐसे राज्य जहां पर काफी कम बारिश हुई, उसमें केरल, MP, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य और पश्चिम बंगाल जहां पर काफी कम बारिश हुई है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर अच्छी बारिश हुई, उसमें राजस्थान और गुजरात है जहां पर सामान्य से काफी अच्छी बारिश हुई है। और मौसम विभाग को यही लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में मानसून की रफ्तार बढ़ सकती है और ये जो डेफिसिट है वो खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए मुनाफे की मंडी को ही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।